ये कहानी मैच्योर साइकोलॉजिकल थीम्स पर बेस्ड है और सिर्फ 18 प्लस ऑडियंस के लिए है। इसमें कोई वल्गर लैंग्वेज, कोई एक्सप्लिसिट सीन्स या ग्राफिक कंटेंट नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इमोशनली अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। ये स्टोरी वायलेंस, एडिक्शन या गलत चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करती। इसका पर्पस सिर्फ ये दिखाना है कि जब इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो किसी भी भूत या मॉन्स्टर से ज्यादा डेंजरस बन सकता है। ये एक काल्पनिक कहानी है जो सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाई गई है, न कि भड़काने के लिए। सुबह की पहली किरण हवेली के बड़े बड़े शीशों से होकर अंदर उतर रही थी। श्यामनगर के बीचों बीच खड़ी ये पुरानी हवेली काफी वक्त से बंद पड़ी थी, पर आज काफी सालों बाद इसके दरवाजे खुले थे और इसके अंदर सफाई हो रही थी। फर्श पर पानी फैला हुआ था, पुरानी मिट्टी और धूल गीले कपड़ों के साथ बह रही थी। केयरटेकर शामू और मेड कमला चुपचाप काम में लगे हुए थे। कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं। नए पर्दे लगाए जा रहे थे, नए सोफा कवर चढ़ाए जा रहे थे, दीवारों पर तस्वीरें लग रही थी, कमरे सज रहे थे। सब कुछ नया दिखाने की कोशिश की जा रही थी। और हॉल के बीचों बीच समीर खड़ा था। मिडिल आदमी, सादे कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और अंदर कहीं छुपा हुआ अहंकार। वो एक बड़ी फ्रेम वाली फोटो साफ कर रहा था, ध्यान से, जैसे वो फोटो नहीं, घर की पहचान साफ कर रहा हो। पीछे से रेखा आती है, समीर की पत्नी। वो भी उसी की एज की थी, लेकिन पहनावे से साफ था कि वो खुद को अलग दिखाना चाहती थी। साफ कपड़े, सजा हुआ चेहरा, स्टाइल में बनावटीपन। वो समीर के पास रुकी, समीर को फोटो साफ करते हुए देखा और फिर बोली, आप इस तस्वीर को आगे से तो साफ कर रहे हो, पर इसके पीछे कितनी मिट्टी और धूल है और चाले भी लगे हुए हैं, वो भी साफ कर लो। समीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो बोला, तो मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। लोग बाहर की फोटो देखते हैं, पीछे की गंदगी नहीं। और वैसे भी काफी काम पड़ा है, शाम को पार्टी है और मुझे सारी फोटोज को साफ करके दीवार पर टांगना है। अगर पीछे जाले छुड़ाता रह गया ना, तो आधा काम मेरा रह जाएगा और लोग क्या कहेंगे। वैसे साफ करता करता थोड़ा रुका और बोला, तुम खुद तो तैयार हो चुकी हो, बच्चों का क्या? तुम्हारा बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं है। हम जब से इस हवेली में आए हैं, हमारा एक बेटा कुणाल कमरे में बंद है, फोन चला रहा है, और एक बाहर आराध्या अकेले ही घूम रही है। और मैंने उसे जो मोतियों की माला दी थी, उसमें से एक मोती निकालकर उससे खेलती रहेगी। रेखा, बच्चों पर ध्यान दो। तुरंत रेखा ने कहा, बच्चों पर ध्यान देना सिर्फ माँ का काम नहीं होता, बाप का भी काम होता है। पर बाप बनावटी चीजें दिखाने से हटे तो ना। तुम्हारा ध्यान तो बस पार्टी, महंगी शराब और दिखावे में लगा रहता है। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज आई। आराध्या अंदर भागती हुई आई। 13 साल की बच्ची, हाथ में एक सफेद मोती लिए, जो था तो नकली, पर दिखने में असली लग रहा था। जैसे इस घर की शान, जो दिखाई असली जा रही थी, पर पीछे से गंदी थी, नकली थी। वो समीर के पास आती है और कहती है, पापा, क्या मैं बगल वाले पार्क में जा सकती हूँ? समीर ने तुरंत उसके हाथ से वो मोती छीना और आराध्या के गले का वो हार निकाला। मोती वापस से उस हार में डाला, ठीक किया और वापस से पहनाते हुए बोला, आराध्या, ये मैंने तुम्हें दिया है कि लोग इसे देखें और समझे कि तुम किसी अमीर घर से हो, ना कि तुम इसे निकाल निकाल कर खेल सको। बेटा, थोड़ा अमीर दिखो, अमीरों की तरह बर्ताव करो। इतनी बड़ी हवेली ली है और तुम ऐसे कर रही हो। और सुनो, बाहर कहीं नहीं जाना, शाम को पार्टी है, यहीं रुको। और जाओ देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, पता नहीं कमरे में घुसा हुआ है और बाहर ही नहीं निकलता। ये नहीं कि थोड़े काम वाम करवा लूं। आराध्या सीढ़ी चढ़कर ऊपर की मंजिल की तरफ चली गई। रेखा ने समीर को देखा और कहा, हाँ, पार्टी है। एक तो लोन लेकर यह हवेली ली, ऊपर से इतनी महंगी पार्टी। मैंने तुम्हें शुरू से कहा है कि सेविंग्स किया करो, पर तुम खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में बस कर्जे में डूबते जा रहे हो। एक दिन आएगा सारा पैसा कर्जे में चला जाएगा, और ये हवेली भी। समीर को एकदम से गुस्सा आ गया। वो बोला, तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है।
जाओ कमला की मदद करो, वो अकेले घर साफ कर रही है। रेखा ने फिर ठंडी आवाज में कहा, "हं, मेड है वो, और अगर तुम्हें खुद को अमीर दिखाना ही है ना तो मैं भी अमीर हूं। तो अमीर जब बनी रहे ना तो ढंग से बनो और नौकरों को अपना काम करने दो।" ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। हॉल में फिर से शांति छा गई। समीर अकेला खड़ा रहा, तस्वीर साफ करते हुए। हवेली के अंदर नई रौनक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी थी। वहीं आराध्या धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जा रही थी, एक एक करके, जैसे गिन रही हो। 1, 2, 3। उसके कदम हल्के थे, शांत, बिना शोर के। वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची और सीधे कमरे के दरवाजे के पास आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो अंदर घुसी तो कमरे में कुणाल था, 18 साल का समीर का बेटा। बिस्तर पर बैठा हुआ था, फोन की स्क्रीन के सामने चेहरा झुका हुआ था, आंखें खुली हुई, एक अजीब सी फिक्स नजर के साथ, जैसे वो इस कमरे में ना होकर किसी और ही दुनिया में हो। मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी लालची आदमी ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे पाने की उसकी चाहत हो। एक हाथ उसका फोन में था और दूसरा चादर के अंदर, और उस चादर में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी, ऐसी हलचल जिसे आराध्या समझ ही नहीं पा रही थी। आराध्या ने कुणाल को देखा और कहा, भैया। कुणाल अचानक से चौंका, एक झटके में सीधा हुआ फोन बंद किया और तेज आवाज में बोला, तुम्हें कहा है ना नौकर के अंदर आया करो। आराध्या थोड़ी डर गई और धीरे से बोली, पापा ने भेजा, शाम को पार्टी है तो सब तैयारी में लगे हैं, आप भी मदद करवा दो। कुणाल बस बैठा रहा। आराध्या उसके पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, भैया मुझे घर बहुत अजीब लगता है। पहले वाला घर छोटा था लेकिन अच्छा लगता था। यहाँ तो सब अलग अलग है, ढेर सारे कमरे हैं, सब दूर हैं। कुणाल कुछ नहीं बोला, मन ही मन सोच रहा था, "हैं, पहले वाला घर, जगह कम थी, कम दरवाजे और कम कमरे। यहाँ पर है तो बढ़िया है, किसी भी कमरे में जाओ, जो मर्जी करो, कोई देखने वाले नहीं है। वहां पर तो आधा दिन मेरा बाथरूम में बीत जाता था, कहीं कोई कुछ देख ना ले।" लेकिन ये बातें उसने कही नहीं, मन में सोचा और फिर बोला, अच्छा ये सब छोड़, आ यहाँ बैठ, गेम खेलते हैं। आराध्या उसके पास आकर बैठ गई। दोनों फोन में गेम खेलने लगे। आराध्या खेल में थी, लेकिन कुणाल का दिमाग कहीं और था। उसकी आंखें स्क्रीन पर तो थी, लेकिन सोच किसी और तरफ जा रही थी। वो चीजें जो वो रोज देखता था, उसकी सोच बदल चुकी थी। अब दुनिया उसे वैसी नहीं दिखाई देती थी जैसी वो असल में होती है, बल्कि वैसी दिख रही थी जैसा वो फोन में देखता था, स्क्रीन में। कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो उसे नहीं देखनी चाहिए, पर उसे वो कहानियां देखने की, सुनने की और उसे महसूस करने की आदत पड़ चुकी थी। नजरें बदल चुकी थी, सोच भी बदल रही थी और समझ पता नहीं कहां जा चुकी थी। और इस बदलाव को कोई बाहर से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि घर के बाकी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। खैर, शाम होते ही हवेली में रौनक आ गई। मेहमान आने लगे, लाइट्स चली, म्यूजिक शुरू हुआ। समीर सूट बूट में था, मेहमानों से बातें कर रहा था। रेखा महिलाओं के ग्रुप में खड़ी हंस रही थी, बातें कर रही थी। आराध्या अपनी उम्र की लड़कियों के साथ खेल रही थी। सब कुछ बाहर से सामान्य लग रहा था, आलीशान लग रहा था। लेकिन कुणाल, वो चुपचाप खड़ा था, नजरें घूम रही थी। वो उस पार्टी में आई लड़कियों को देख रहा था, जो उसे उम्र में बड़ी थी। वो कभी उनके चेहरे को देखता, कभी कपड़ों को, फिर चलने के तरीकों को। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो सोच रहा था, और उसकी सोच अब मासूम नहीं रही थी। ये सब उसे किसी ने सिखाया नहीं था, ये आदत धीरे धीरे बनी थी। फोन हाथ में जल्दी दे दिया गया था ना, ये दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे ये नहीं सिखाया कि फोन को चलाते कैसे हैं, फोन में क्या देखना है और क्या नहीं। और यही चुप गलती उसकी सोच बदलती जा रही थी। खैर, पार्टी खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो गई, म्यूजिक की आवाजें थम गई, हवेली फिर से खामोश हो गई। बच्चे अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, दरवाजे बंद हो गए, पर्दे गिर गए।
घर की आवाजें बदल चुकी थी। रेखा अपने कमरे में थी, अकेली, बिस्तर पर बैठी हुई। उसकी नजरें कभी घड़ी पर जाती, कभी दरवाजे पर। वो समीर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद समीर आया, कदम लड़खड़ाते हुए, बदन में शराब की गंध, आंखों में थकान और चिड़चिड़ापन। समीर के कमरे में जाते केटेकर शामू ने हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दिए और पीछे जो छोटा सा कमरा था वो वहां चला गया अपनी पत्नी कमला के साथ। दोनों इस हवेली की देखभाल करते थे। समीर उन्हें पहले से जानता था, पुरानी जान पहचान के लोग थे, इसलिए उन्हें यहां पर ले आया था। खैर, समीर सीधे बिस्तर पर गिर गया। रेखा पास आई, धीरे से उसका हाथ छुआ, नरम आवाज में बोली, समीर, जब से आराध्या हुई है तुम मेरे पास ही नहीं आते, क्या हो गया? वो थोड़ा सा रुकी, समीर को देखा और बोली, नई जगह है, नई शुरुआत है। पहले घर छोटा था, बच्चों का डर रहता था, पर अब तो कोई नहीं है। मैं हूं, तुम हो, और आवाज भी बाहर नहीं जाएगी। समीर ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और बोला, तुझे बस यही चाहिए हर बार, और मेरा मन नहीं है सब करने का। दिन भर ऑफिस का काम करो, रात को इनकी ख्वाहिशें पूरी करो। रेखा कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू लिए कमरे के बाहर निकल गई। हवेली की खामोशी में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो हॉल में आई, सोफे पर बैठ गई, कुछ पल यूं ही बैठी रही। फिर उसकी नजर जमीन पर गई। एक छोटा सा नीले रंग का गोल मोती, उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। रेखा की सांस रुक गई। उसने मोती उठाया, देखा, उसके दिमाग में आराध्या का चेहरा आ गया। ऐसा मोती तो आराध्या के पास भी है, उसके गले वाले हार में, बस इसका रंग दूसरा है, पर उस पर खून लगा हुआ था। रेखा एकदम से डर गई और तेज कदमों से अपने बच्चों के कमरों की तरफ भागी। वो सीधा कमरे में घुसती है और लाइट जलाती है, और जैसे लाइट जलाती है कुणाल दिखता है, जो फोन में कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, घुटन सी, जैसे वो कुछ करना चाहता है पर कर नहीं सकता। और जैसे ही लाइट जली उसने फोन बंद किया और टेढ़ा होकर बैठ गया, जैसे कुछ दिख रहा था जिसे वो अब दिखाना नहीं चाहता था। रेखा अंदर आती है, उसने कुणाल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो आराध्या के पास गई। आराध्या आराम से सो रही थी। उसने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद इतने मेहमान आए होंगे, उनमें से किसी का गिर गया होगा। वो बच्चों के कमरे से बाहर आती है। ऐसे ही वो खड़ी थी तो उसने देखा शामू घर के अंदर घूम रहा था, जैसे गश्त कर रहा हो, दरवाजे, खिड़कियां, कोने सब चेक कर रहा हो। वो था तो घर का नौकर, लेकिन उसकी चाल में कुछ अलग सा था। किस्मत का मारा हुआ इंसान था। चेहरा अच्छा, शरीर मजबूत, पर जिंदगी गलत जगह अटकी हुई थी। उसकी पत्नी कमला भी काफी खूबसूरत थी। गरीब थे, इसलिए ये काम करते थे, वरना उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये नौकर है। अच्छे खासे जवान लोग। रेखा खड़ी उसे देखती रही। शामू की नजर भी रेखा पर गई। आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई। बाद में रेखा अपने कमरे में चली गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो तो सो गई, लेकिन ये हवेली जाग गई। अब हवेली वो देख रही थी जो वो हमेशा से देखती आई थी। हवेली में कमरे बहुत थे, इतने की आवाजें भटक जाती थी, इतने की लोग छुप सकते थे, और इतने कि उनमें राज भी छुपाए जा सकते थे। खैर, सुबह होती है। समीर ऑफिस चला जाता है। घर में शांत माहौल था। कमला किचन में खाना बना रही थी। बर्तनों की आवाज, चूल्हे की आंच, तेल की महक। शामू ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में गया, शायद कोई सामान लेने। रेखा सुबह से बेचैन थी। रात का सीन उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। उसके पति का ऐसे बर्ताव करना, शामू की मौजूदगी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने खुद को संभाला, हॉल से उठी, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी और उस कमरे की तरफ गई जिस कमरे में शामू गया था। उधर आराध्या अपने कमरे में खेल रही थी, और जब आराध्या पास होती थी कुणाल वो चीजें देख नहीं पाता था जो वो देखना चाहता था। उसका दिमाग बेचैन था। उसने सोचा बगल वाले कमरे में चला जाता हूं। वो कमरे से बाहर निकला, धीरे धीरे चलता हुआ बगल वाले कमरे के पास पहुंचा और वहां रुक गया। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, धीमी, दबी हुई, अजीब सी। वो आवाजें उसने पहले भी सुनी थी, फोन की स्क्रीन पर, वीडियो की दुनिया में। उसका दिल तेज हुआ।
उसने धीरे से दरवाजा खोला। हल्की सी लाइट चल रही थी। उसने देखा अपनी मां को शामू के साथ। वो दृश्य उसके लिए नया नहीं था, पर वो असली था। वो अब तक सिर्फ स्क्रीन पर देखता आया था, आज वो सामने देख रहा था असल में। उसका दिमाग सुन्न हो गया। न गुस्सा, न डर, न रोना, बस एक खालीपन। वो कुछ पल खड़ा उन्हें देखता रहा और फिर दरवाजे को वैसे ही बंद करके नीचे चला गया। पर उसके दिमाग में वो चीजें घूम रही थी। नीचे कमला किचन में खाना बना रही थी, ध्यान से, शांत तरीके से। कुणाल किचन में आया। वो उसे देखता रहा, लेकिन उसकी नजर साफ नहीं थी, उसकी सोच साफ नहीं थी। वो अब इंसान नहीं देख रहा था, वो वही देख रहा था जो उसके दिमाग में भरा जा चुका था। और यही सबसे खतरनाक था। कमला भी जानती थी कि कुणाल क्या करता है, क्या देखता है और वो क्या चाहता है। और इसीलिए जानबूझकर कभी कभी वो उसे तड़पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करती थी जिससे वो और ज्यादा उत्सुक हो। ऊपर का दरवाजा खुलता है। पहले शामू बाहर आता है, फिर रेखा अपने बालों को ठीक करते हुए, चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो सुकून जो आराध्या के जन्म के बाद वो कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी। एक शांत संतोष, एक खामोश तृप्ति। हवेली सब देख रही थी, बिना बोले, बिना रोके, बिना टोके, जैसे उसके लिए ये नया नहीं है। कुणाल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जो उसने देखा था उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन नहीं था, पर हाँ, मुश्किल जरूर था। क्योंकि जो वो अब तक स्क्रीन पर देखता आया था वो सब उस असली दुनिया में घटता हुआ दिखने लगा था। और वैसे भी उन वीडियोस में तो ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसे रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जाती। और वही वो देखता आया था तो उसके लिए बिल्कुल आम सा था। वैसे उसे वो दुनिया असली लगती थी, पर अब वो उस असली दुनिया को अपने घर में देख पा रहा था। वो उसे नॉर्मलाइज कर रहा था। उसकी सोच अब किताबों से नहीं चलती थी, अब वो बस एक ही तरह की कहानियों में जी रहा था। उसे कुछ चाहिए था, उसे कुछ करना था, पर क्या, कैसे, ये उसे खुद भी नहीं पता था। बस एक बेचैनी थी, एक अधूरी आग। हवेली में कमरे बहुत थे, बहुत ज्यादा। और अब कुणाल को लगने लगा था इन कमरों में कुछ छुपा हुआ है जो उसे देखना है। शायद वो किसी एक कमरे की बात नहीं थी, शायद ये हवेली ही ऐसी थी। अब उसे देखने में अजीब सा सुकून मिलने लगा था, स्क्रीन से ज्यादा असल में। और इन सबसे अनजान राधा अपने कमरे में खेलती रहती थी, अपने हार के एक मोती को निकालकर उन्हें हथेली में रखकर बस यूं ही खेलती, यहां वहां फेंकती जैसे वो कोई गेंद हो। वो बिल्कुल मासूम थी, इन सब चीजों से अनजान। दिन बीतते गए, रातें आने लगी और हर रात हवेली और चुप हो जाती और कुणाल और बेचैन। अब आदत बन गई थी। रात होते ही वो अपने कमरे से निकलता, धीरे धीरे चलता, हर दरवाजे के पास रुकता, कान लगाता। अगर अंदर कोई हलचल होती तो दरवाजा थोड़ा सा खोलता, बस देखता, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता। एक रात ऐसी आई, वो बाहर निकला, दरवाजों पर कान लगाने लगा, पर आज किसी और कमरे से आवाज आ रही थी, पर कुछ अलग इस बार। उसने दरवाजा खोला तो जो उसने देखा उसने उसकी सोच को तोड़ कर रख दिया। कुणाल का गला सूख गया, उसका हाथ कांपने लगा। उसने उस कमरे में अपने बाप समीर को कमला के साथ देखा, उस अवस्था में जिस अवस्था में अब तक वो शामू और अपनी मां को देखता आया था। उसके हाथ कांपने लगे, वो भागा सीधा अपने कमरे में, दरवाजा बंद किया। उसने कमला को ऐसे देखा जैसे वो कमला को देखना चाहता था, पर वो कुछ कर ना पाया। उसके अंदर की बेचैनी उसे तड़पाने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन कर रहा था कि काश उसके बाप की जगह वो हो। कमला को उसने वैसे देखा जैसे वो सोचता आया था, जैसे वो वीडियोस में देखता है कि ऐसे होता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दिमाग बिखरा हुआ और उसके अंदर का राक्षस एक जाग रहा था, ऐसा राक्षस जो किसी भूत, दैत्य, यहां तक कि पिशाच से भी खतरनाक है। बगल में आराध्या सो रही थी, शांत, बेफिक्र, सुरक्षित। कुणाल बस उसे देखता रहा कुछ देर तक, फिर आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया, आंखें बंद कर ली। दिमाग में वही सब घूम रहा था, वही दृश्य, वही आवाजें और वो कमला। उसने राधा को इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से हक किया कि राधा के गले का
हार टूट गया और मोती जमीन पर बिखर गए। हल्की सी आवाज हुई। आराध्या हिली। आंखें खोली तो उसने देखा उसका भाई उसे गले लगाए हुए है। वो फिर से सो गई, पर उसे यह नहीं पता था कि जिसने उसे आज गले लगाया है, जिस भाव से लगाया है, वो उसका भाई नहीं बल्कि एक राक्षस है। उस हवेली के हर कमरे में कुछ न कुछ हो रहा था। राज दफन थे और इन सब के बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता था। इस घर में, इस हवेली में सब कुछ उलझ चुका था, पर बाहर से देखने वालों को लगता अच्छी फैमिली है, अमीर लोग हैं, बड़ी हवेली है, खुशहाल जिंदगी होगी। लेकिन हवेली के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसका सच सिर्फ वही जानते थे जो उसमें रहते थे। रेखा की इच्छाएं, डिजायर सब जरूरत बन चुकी थी। अब वो सिर्फ समीर तक सीमित नहीं थी। कुणाल अब उसे शामों के साथ भी देखता और कमला के साथ भी। घर में अब रिश्ते नहीं थे, बस जिस्मानी खालीपन था। समीर की गैर मौजूदगी इस हवेली को और बदल देती थी। और अजीब बात यह थी कि जब वो घर में होता था तब भी हवेली यही रहती थी और वही देखती थी जो वो देखती आई थी। क्योंकि अब कुणाल ने समीर को भी देख लिया था, कमला के साथ और शामों के साथ भी। सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। रिश्तों की धज्जियां उड़ चुकी थी और विश्वास, उसका तो कत्ल कब का हो चुका था। शामू और कमला इन दोनों चीजों को जानते थे। वो दोनों का फायदा उठा रहे थे। इसी के साथ उन दोनों से पैसे भी ले रहे थे और उन्हें पैसे मिल भी जाते, क्योंकि वो उन दोनों को वो दे रहे थे जो वो एक दूसरे से नहीं ले पा रहे थे। वो पति पत्नी थे, पर ना जाने इस रिश्ते में कैसी कमजोरी हो गई थी कि बाहर वाले का सहारा लेना पड़ रहा था। ये वही कमजोरी है जो रिश्तों को खोखला कर देती है और घर को अलग। खैर, बाहर के लोग भले ही अंधे हो चुके थे, वो देख रहे जो उन्हें दिखाया जा रहा था, पर कुणाल सब कुछ देख रहा था और अब उसकी डिजायर्स भी पूरी हो रही थी कहीं ना कहीं, किसी तरीके से। चाहे वो कमला ना हो, कोई और हो, पर जो उसे करना था वो अब हल्के हल्के तरीके से कर पा रहा था। कुणाल की एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी। अब वो सिर्फ देखता नहीं था, वो जी रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी, समझ और नजरें तक बदल चुकी थी। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि वो घर में यही देख रहा था। घर में यही देखता और फोन में भी यही देखता, तो उसे कौन समझाता कि ये सब कुछ गलत है। खैर, इधर समीर का पैसा खत्म होने लगा। जितना लोन लिया था सारा पैसा खत्म हो गया। ईएमआई बढ़ गई, कर्ज, दबाव, इनके थप्पड़ उसे एक साथ पड़े। और फिर हवेली ने एक नया समीर देखा, थका हुआ, डरा हुआ, डिप्रेस्ड, शराब में डूबा हुआ। अब वो आदमी नहीं रहा था, वो बस एक शरीर था जो घर में पड़ा रहता था। और इस हालात का रेखा फायदा उठाने लगी थी। समीर के होते हुए भी वो शामों के साथ रहती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था और किसी को यह एहसास नहीं था कि इस घर में बच्चे भी रहते हैं। कुणाल पढ़ाई में गिरने लगा, टेस्ट फेल, क्लास में ध्यान नहीं, नंबर गिरते गए। आराध्या स्कूल जाने लगी थी, पर उसे खुद नहीं याद था कि वो आखिरी बार स्कूल कब गई थी, उसने कब पढ़ा था, उसके माँ बाप ने उसे बैठाकर कब पढ़ाया था। वो चुप रहने लगी थी, अलग रहने लगी थी और उदास भी। और सबसे डरावनी बात यह थी, आराध्या अब कुणाल से डरने लगी थी। उसकी आंखों से नहीं, उसकी मौजूदगी से, उसके पास बैठने से, उसकी खामोशी से, उसकी नजरों से। कुणाल कुछ बदल गया था, काफी बदल गया था। हवेली खामोश थी, लेकिन हर कमरे में कुछ ना कुछ टूट रहा था। रिश्ते, सोच, इंसान, परिवार, सब धीरे धीरे टूट रहा था। वो भी काफी शांत तरीके से, बिना किसी शोर के। बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा, लेकिन आराध्या बदल चुकी थी। वो बच्ची जो कभी हंसा करती थी, खेला करती थी, अब डरी हुई रहने लगी थी। उसके माँ बाप को तो ये भी पता नहीं चला था कि उसके गले का वो मोतियों का हार टूट चुका है। बिल्कुल उस भाई बहन के रिश्ते की तरह, बिल्कुल पति पत्नी के रिश्ते की तरह, बिल्कुल नौकर मालिक के रिश्ते की तरह। अब वो सबसे डरने लगी थी। जहां परिवार एक रक्षक होता है, वही उसे भक्षक लग रहा था। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ चुकी थी। सिर्फ कुणाल ही नहीं था जो सब चीजों को नोटिस कर रहा था, बल्कि आराध्या भी थी। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक दिन समीर शराब पीकर घर आया, गुस्से में था,
टूटा हुआ था, चिल्ला रहा था। घर में बहस शुरू हो गई, आवाजें तेज होने लगी और तभी आराध्या का सब्र टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह हवेली अच्छी नहीं है। हमारा पहला घर अच्छा था, वहां ये सब नहीं होता था। सब चुप हो गए। अब हवेली में सिर्फ आराध्या की आवाज गूंज रही थी, जैसे हवेली चाहती थी कि आराध्या बोले। आप लोग कितना बदल चुके हो, भैया कितना बदल गया। आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। ये कौन सी गेम है जो श्यामू अंकल मम्मी के साथ खेलते हैं? कभी कभी कमला आंटी भी आ जाती है और पापा कमला आंटी के साथ, और श्यामू अंकल भी आ जाते हैं। कमरा एकदम से सुन्न हो गया, वक्त रुक गया, हवा भारी हो गई। वो अपनी बात को आगे बढ़ाती है। ऐसी कौन सी गेम है जो आप लोग खेल रहे हो, पर मैंने कभी मम्मी पापा को साथ में खेलते हुए नहीं देखा। ये कैसी गेम है जो मेरा भाई मेरे। इससे आगे कुछ बोलते कुणाल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में कुछ था, डर, गुस्सा, घिन, घबराहट और सच। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रेखा का चेहरा बदल गया, समीर की आंखें लाल हो गई, शामू और कमला बीच में आ गए और फिर सब टूट पड़ा। रेखा कमला की तरफ बढ़ी, समीर शामू की तरफ, हाथापाई, चीखें, धक्का मुक्की, अराजकता। तभी एक आवाज हुई, कुछ जमीन पर गिरा। सफेद रंग के छोटे गोल मोती जमीन पर बिखरे हुए, उस पर खून लगा था। सबकी नजर पहले नीचे गई और फिर ऊपर। आराध्या ने किसी तरह अपना वो मोतियों का हार तो जोड़ लिया था, पर जो रिश्ते टूट चुके थे वो उसे जोड़ ना पाई थी। और वो मोतियों का हार आज फिर से टूटा। पर आज सिर्फ मोतियों का हार नहीं, बल्कि कुछ सांसें भी टूटी। आराध्या के हाथ में चाकू था, उसकी आंखें बदली हुई थी। अब वहां मासूमियत नहीं थी, अब वहां डर नहीं था, वहां बस एक खालीपन था। वो रो रही थी, कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। एक के बाद एक खून गिरता गया, लोग गिरते गए, हवेली चुप हो गई। कुछ देर बाद सब खामोश हो गया, सिर्फ सांसों की आवाज थी और खून की गंध। आराध्या धीरे धीरे सोफे पर जाकर बैठ गई, शांत, थकी हुई, खामोश। उसके सामने दीवार पर एक फोटो टंगी हुई थी, बड़ी सी। वो फोटो गिर गई, फ्रेम टूटा, पीछे जाले थे, मिट्टी, कुछ गंदगी जो कभी साफ किए ही नहीं गए। और ये साफ साफ दर्शा रहा था कि ऐसे लोग अक्सर तस्वीरों को बाहर से साफ करते हैं, पर पीछे लगे जालों को छोड़ देते हैं। तभी सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज आई, हल्की, धीमी। आराध्या ने पलट कर देखा और वहां वो खुद को खड़ी हुई पाती है। एक और आराध्या, खून से सनी हुई, गले में वही मोतियों का हार, लेकिन नीले रंग का। जैसे कहानी पहले भी घट चुकी थी और ये कहानी फिर से घटेगी। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं को काबू नहीं रखता, वो राक्षस बनता रहता है। रिश्ते टूटते रहते, घर उजड़ते रहते हैं और हवेलियां कब्र बनती रहती है। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं काफी वक्त से ऐसे थीम पर स्टोरी लिखना चाहता था। मैं ये बताना चाहता था कि कैसे ये जो कुणाल की एडिक्शन है बहुत से लोगों को है, एंड वो रिश्तों को तार तार कर देती है, सोच को बदल देती है। वहीं वो इच्छाएं जो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, वो अपनी इच्छाओं को किसी और के साथ पूरा कर, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं एंड वो रिश्ते टूटते हैं। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में हम खुद को तो समझ नहीं पाते, पर दूसरों को समझने निकलते हैं। हमारे रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो हमारे होते हैं। अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, वरना ये शौक गुनाह बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और स्टोरीज लेकर आऊं तो प्लीज मुझे बताइएगा। अपने फीडबैक और सजेशन प्लीज